हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। दोस्तों, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं इतिहास विषय। और इतिहास विषय की चर्चा हो और सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा ना हो, ऐसा तो संभव है नहीं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग होती है, वरना हम तो ऐसे पाषाण युग पढ़ सकते हैं। पाषाण युग के बाद में फिर ये आना चाहिए, लेकिन हमारा सिलेबस का मुख्य जो पॉइंट है वो चालू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, और उसके बाद क्रमिक रूप से आके आपका बढ़ता है। फिर आप वैदिक पीरियड आ जाएगा, फिर एंशियंट हिस्ट्री में आपकी स्पेशली जो कई युग आ जाते हैं, धर्म वगैरह आ जाते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने उस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न तो आपका पैठ में बनता ही है, इसके साथ साथ जो अन्य एग्जाम होते हैं उनमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ये आप जो वीडियो है इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा ध्यान से देखिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएँ। ठीक, चलें देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सेक्शन हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ साइड में करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इतिहास, और इतिहास को हम लोगों ने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। ठीक, इसके बाद आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये एक ब्रीफ आपको एक चीज़ बताई जा रही है, ब्रीफिंग की जा रही है, ताकि थोड़ा सा ओवरऑल चीज़ें सब आपको डेवलप हो जाए, समझ में आ जाए। इसके बाद फिर सीधे हम लोग अपने सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएंगे। जो पुरापाषाण काल है वो आपका 8000 या 9000 ईसा पूर्व से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, वो चाहे 50,000 ईसा पूर्व की घटना हो, चाहे 1 लाख ईसा पूर्व की घटना हो, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। यानी 8 या 9000 ईसा पूर्व से पहले की जितनी घटनाएं हैं वो सब पुरापाषाण काल में आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को 8000 से लेकर के 4000, ये 4K लिखा हुआ है, इसका मतलब 1000 है। तो 8000 से 4000 ईसा पूर्व की घटना लघु जो है मध्य पाषाण काल कहलाती है, जिसे हम लोग लघु पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारा जाता है नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल को जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 4K यानी 4000 से लेकर के 2500 ईस्वी तक का जो समय है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2500 ईस्वी तक का समय आ जाएगा, नवपाषाण काल में आ जाता है। ठीक, इसके साथ साथ एक पॉइंट और दे रहे हैं कि पुरापाषाण काल होता है, इसको हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, सोहन संस्कृति भी कहते हैं पुरापाषाण काल को। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 2500 यानी 2500 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का समय रहता है। अभी इसका एग्जैक्ट फिगर देखें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 होता है, लेकिन राउंड फिगर में आप याद करिए कि 2.5 से 2.5 के से 1.5 के BC। फिर वैदिक पीरियड को भी हम 2 हिस्से में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक पीरियड और एक उत्तर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व आ जाएगा, और उत्तर वैदिक पीरियड जो हो जाएगा वो 1000 से 600 BC हो जाएगा। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम लोग प्राचीन भारत या प्राचीन काल, अब स्पेशली अब यहाँ से प्राचीन काल चालू होता है, जहाँ पे आपको मौर्य वंश पढ़ने में मिलता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्योत्तर युग, गुप्त काल, हर्षवर्धन तक का जो पूरा समय है वो इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। फिर मध्यकाल में आपको 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अब ये समझिए, इसमें आपका जो प्री मेडुअल हिस्ट्री होती है, यानी इसमें जो आपके 8 से लेकर 12 तक का जो सेगमेंट है, जिसमें आपको उत्तर और दक्षिण दोनों के इतिहास पढ़ने को मिलते हैं। इसमें पृथ्वीहार वंश आए, पाल वंश आए, चालुक्य वंश आए, चेर, चोल, पांड, ये सब आ गए दक्षिण में, और उत्तर में पाल वंश आया, पृथ्वीहार वंश हुआ, जिनके बीच में कन्नौज खत्री 25 संघर्ष हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें हुई। फिर चौहान वंश आया 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास, जिसका फिर जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपका जो मोहम्मद गौरी से युद्ध वगैरह हुआ। फिर पूरी दिल्ली सल्तनत के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, ये सब आ गए। फिर मुगल काल आ गया। तो पूरा 1707 की ईस्वी तक इसको पढ़ते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आधुनिक काल को मान लिया जाता है कि अब प्रॉपर तरीके से जो मुगल काल था उसका विघटन हो गया। नाम मात्र के लिए 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर द्वितीय रहा है, लेकिन इसके पहले तक इस 150 साल के बीच में मुगल सिर्फ नाम के मुगल थे, और नाम का ही उनका शासन था। पूरी असली जो शक्ति थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी, क्योंकि इस समय तक 1757 में यहाँ प्लासी का युद्ध हो गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी शक्ति अंग्रेज़ों के पास चली गई थी, और इसे ये नाम के रह गए थे। तो आधुनिक काल का प्रारंभ मान लेते हैं, क्योंकि 1600 के आसपास तो वैसे भी सारी कंपनियां भारत में आने लगी थी। तो ये एक ओवरऑल आपके पास समझ थी। अब हम लोग सीधे अपने मेन सेगमेंट पे पहुंचते हैं।
तो मेन सेगमेंट में ये कुछ डेटा दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि डेटा में ज़्यादा आपको कुछ बताऊंगा नहीं, फिर भी आप एक बार समझ उसमें देख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता क्या है। पूर्व में खोजों में यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित थी। ठीक, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी पहला इसका जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नाम का स्थल था, इसलिए इसको हमने सीधे हड़प्पा स्थल का नाम दे दिया, जल्दबाजी कर दी। फिर देखा कि जितने स्थल खोजे जा रहे हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चनहूदड़ो हो या और हड़प्पा हो, ये सब आसपास जितना पूरा एरिया था पाकिस्तान के में, वो सब सिंधु घाटी के नाम से जाना गया, क्योंकि सिंधु नदी के तट के आसपास स्थल स्थित थे। सिंधु नदी के तट के आसपास ये सारे स्थल स्थित थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। लेकिन फिर आगे जब देखा गया इस पर तो यहाँ पे अब इसके आगे आप देखते हैं तो सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता इसका नाम दिया था। ठीक, इसके बाद इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, और इसके बाद प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी इस समय जो वो था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बताता चलता हूँ कि कांस्य युगीन सभ्यता आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कांस्य युगीन का मतलब होता है कि यहाँ तक अभी तक जो है मिश्र धातु, चूँकि कांसा एक मिश्र धातु होती है, कांसा को कांता कहते हैं, यानी कॉपर और तांबा का यूज करना अगर मिश्र करके बनाने लगें तो मिश्र धातु बन जाती है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता बन जाती है। और इससे पहले की भी एक संस्कृति थी जो कि तांबा वाली यानी ताम्र युगीन संस्कृति थी, ताम्र युगीन संस्कृति थी, इसलिए उसे क्योंकि तांबा का यूज करना यानी सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का यूज करना प्रारंभ किया और उस संस्कृति को ताम्र युगीन संस्कृति कहा गया। और इस समय जो पत्थर और तांबों के उपकरण का प्रयोग एक साथ होने लगा था, इसलिए इससे पहले की जो संस्कृति थी, जस्ट पहले की, उसे हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उसे क्या कहते थे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते थे। हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले की संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहलाती थी, और इंग्लिश में उसे कहते थे चालकोलिथिक कहते थे। ठीक है, और इसके विषय में आपको बताया ना, ये हड़प्पा सभ्यता जस्ट पहले की थी। यहाँ पर तांबा का यूज किया जाता था उपकरणों के रूप में, पत्थर के रूप में। पशुपालन का जो यूज किया जाता था, जैसे गाय हो जाती थी, भैंस हो जाती थी, भेड़ थे, इसी प्रकार से बकरी थी, सूअर, इन सब का यूज किया जाता था पशुपालन में। हिरन का जो लोग शिकार के रूप में यूज करते थे। और अगर कृषि की बात करते हैं तो गेहूँ, चावल, बाजरा, ठीक है, मसूर, मूंग, इन सब का यूज किया जाता था कृषि के रूप में। मातृदेवी जो होती थी वो क्या है, मातृदेवी की पूजा की जाती थी, और वो कैसी होती थी, मिट्टी की बनी हुई स्त्री मूर्ति होती थी। तो ये आपका कुछ पॉइंट हैं जो ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। ताम्रपाषाण युग के जस्ट बाद आपका आ गया हड़प्पा संस्कृति सभ्यता वाला, जिसके विषय में हमने अन्य बिंदु देखे। फिर इस हड़प्पा सभ्यता में वापस आते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, भी बताया आपको। इसके निवासी तांबा और टिन मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे, यानी कांता इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांता का मतलब है तांबा और टिन। कांता का अर्थ होता है, कांसा को हम लोग कह सकते हैं कांता, और कांता का अर्थ हो गया तांबा और टिन। ठीक है, वो कॉपर नहीं है, सॉरी, तांबा और टिन है। ठीक, इस सभ्यता के कार्य जो है नाम जो है इसका पड़ा कांस्य युगीन सभ्यता, इस प्रकार से नाम पड़ा। कुछ और बिंदु इससे संबंधित वो हम लोग बाद में देखेंगे। सीधे प्रश्नों की ओर हम लोग रुख करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है हमारा, भारत में खोजा गया पहला शहर। देखिए, हड़प्पा भी आपसे बताया कि हड़प्पा पहला शहर था, और इसी के आधार पर फिर आपका जो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर है, और ये कहाँ है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और किसने खोज की थी, तो दयाराम शाहिनी और व्हीलर, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ, यानी अन्न रखने का स्थान बड़ा प्राप्त हुआ है। पारदर्शी वस्त्र पहने मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, और आपको जो PDF फाइल में भी ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक आपकी गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है, और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इतनी सारी की सारी चीज़ें आपकी जो हैं ये हड़प्पा शहर से प्राप्त हुई हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब आप देखते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो आपका मांडा
जम्मू कश्मीर में है। जो दक्षिणी हिस्सा है वो दायमा महाराष्ट्र में है। पूर्वी हिस्सा जो है वो आपका कहाँ पहुँच जाता है, पूर्वी हिस्सा आ जाता है आपका आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। ये मांडा आपका चेनाब नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा जो आपका वो हो जाएगा सुतका गेंडोर, ये एक स्थल है। बलूचिस्तान एक जगह पड़ती है पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में, यानी पाकिस्तान जैसे अगर हम भारत की बात करें तो कुछ ऐसा अगर एक रफली मैप बना दें हम भारत का, मान लीजिए एक भारत का मैप बन जाए और इसका ये जो हिस्सा हो जाता है ये पाकिस्तान हो जाता है, तो पाकिस्तान में ये जो हिस्सा है ना आपका पश्चिमी वाला, तो ये पश्चिमी हिस्सा आपका क्या बन जाता है, ये बलूचिस्तान बन जाता है। ठीक, तो यहीं पर आपका स्थल है सुतका गेंडोर, यानी पश्चिमी हिस्सा यहाँ तक हो जाएगा। और बलूचिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नदी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी दास्क नदी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है सेक्शन। तो यहाँ पे कौन सा स्थल हो जाएगा जो भारत में स्थित है, तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में जाएगा, ये ख़त्म। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में जाएगा, ये भी नहीं होगा। लोथल हो जाएगा, लोथल आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के जो अहमदाबाद है, गुजरात का जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पर वो स्थल स्थित है। और भोगावा नदी या भोगवा नदी, भोगावा या भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मिले हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। जैसे चालाक लोमड़ी का चित्र है, चालाक लोमड़ी का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक यहाँ पर इसके साथ साथ में और यदि हम बात करते हैं तो फारस की मोहर भी इसी जगह से आपकी प्राप्त हुई है। और इसके साथ गोदीबाड़ा और हाथी दांत भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इसके जो है जब उत्खनन हुआ तो यहाँ से प्राप्त जो चीज़ें थी उसके विषय में आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब होता है कि बंदरगाह, यानी जहाँ पर ऐसे किसी जगह पर जहाँ पर आपका डॉक यार्ड होगा। तो डॉक यार्ड वही होगा जहाँ पर समुद्र तट के आसपास ही कोई क्षेत्र होगा। तो हड़प्पा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं रावी नदी और ये आपका पाकिस्तान के इस वाले हिस्से पे आ जाता है। कालीबंगा होगा नहीं, क्योंकि कालीबंगा भी आपका राजस्थान में स्थित है, ये भी नहीं होगा। मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा। तो बचा लोथल आपका गुजरात में है, जो कि बंदरगाह वाला स्थल था। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यहाँ पर सूची 2 आ जाएगी, ये सूची 2 से मिलाना है। और इसमें कुछ वो पॉइंट दिया गया नहीं, सीधे मिला दीजिए आप। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर हो जाएगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है वो आपका घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा, और लोथल भोगावा नदी के तट पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 4 स्थल देखे। मोहनजोदड़ो की यदि हम पहले बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से आपको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। एक अभी मैंने विशाल अन्नागार की बात की थी, तो अन्नागार आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ था और स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ में कांस्य से निर्मित एक नग्न महिला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य निर्मित, तो ये आपके इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ पशुओं की मुद्रा भी प्राप्त हुई है जब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। शेर यहाँ से नहीं मिला, बस ये आप ध्यान रखेंगे। शेष हाथी हो गया, घोड़ा हो गया और बैल हो गया, जिसे सब प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर नहीं प्राप्त हुआ है पशु मुद्रा की यदि हम बात करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हड़प्पा के समय मैंने आपको अभी पूरा डिटेल में बता दिया कि रावी नदी के तट पर है और कैसे क्या चीज़ें हैं। फिर इसका कालीबंगा की यदि हम बात कर लेते हैं तो कालीबंगा आपका कहाँ हो जाएगा, घग्गर नदी राजस्थान में स्थित हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम साक्ष्यों की बात करते हैं तो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से एक साथ फसल बोने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, और भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है, प्लस लकड़ी की जो नाली है उसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो यह पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है लोथल। तो लोथल आपका भोगावा नदी के तट पर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से बताता हूँ जरा इरेज करके। ये आपका भोगवा या भोगावा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, अभी आपको
भोगो या भोगावा वाला भी तो पूरा बता दिया है। हाँ, कि गोदीवाड़ा वगैरह हैं, फारस की चाल, मुहर प्राप्त हुई है, सारी चीज़ें प्राप्त हैं, ठीक बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मृदभांड में दृश्य अंकित हैं जो पंचतंत्री कथा चालाक लोमड़ी के संबंध में है? तो अभी आपको बताया, आपका लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से आपके हिरन, गेंडा आदि प्राप्त हुए हैं, शेर प्राप्त नहीं हुआ था। शेर इसका आंसर हो जाएगा, ये कट जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के जो प्रमाण मिले हैं वो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इसमें लोथल और रंगपुर। लोथल आपका हो जाएगा गुजरात में, और जो आपका रंगपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों के दोनों स्थल हो जाएंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता चावल के प्रमाण जहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। तो किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? तो सोने का था, टिन का था, तांबे का भी था, लोहे का नहीं था, इसलिए इसे लौह युगीन सभ्यता नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल है मुंडी गाक, देह मोरासी धुंडई, सुरतागोई, ये तीनों स्थल इसके हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान में अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा पैटर्न बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है अफगानिस्तान में स्थल हो जाएगा वो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? अभी आपको बताया, लोथल तो हो ही जाएगा, तो यानी ये भी सही हो जाएगा। अलादीनो और बालाकोट भी हो जाएंगे, कुंतासी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसके बंदरगाह शहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा, अभी आपको मैं बताता जा रहा हूँ। उत्तरी सीमा मांडा बिल्कुल सही है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, और पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश भी सही है, और यानी बिल्कुल सही मिले हैं 1 2 3 4, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली हिसार हरियाणा में एक क्षेत्र है, हरियाणा में एक क्षेत्र जहाँ से आपका मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और ये जो आपका बनावली है ये आपके सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये आप देख लीजिए कौन सी नदी के तट पर कौन स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर आपका बनावली है, और एक और है सुरकोटदा जो कि आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें और क्या प्राप्त हुआ है? बनावली से हमको खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, और बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो सुरकोटदा की यदि हम बात करते हैं तो कलश समाधान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपका कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ साथ घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, और तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है, जो तराजू का हिस्सा होता है जिसमें सामान रखा जाता है तौलने के लिए। फिर एक और देखते हैं, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। तो मानव के साथ कुत्ता दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका है रोपड़, जो कि रोपड़ कहाँ आता है? पंजाब में आता है, और सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होती है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से भी ये प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से ही गर्त निवास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 2 और प्रश्नों को देखते हैं। सोने के आभूषण किस जगह से मिले हैं? तो हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ की जगह जोरवे। अभी आपसे मैंने बताया कि जोरवे क्या है, महाराष्ट्र में आपका है ये स्थल पाया गया है जहाँ से सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और ये जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक स्थल है। ध्यान रखेंगे, ताम्रपाषाणिक जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जस्ट पहले की संस्कृति है, और ये एक कृषक संस्कृति थी। वहीं हड़प्पा सभ्यता को नगरी संस्कृति कहा जाता है, जहाँ पर पक्की ईंटों का यूज किया जाता था भवन निर्माण वगैरह में, नाली वगैरह बनाने में। और भवन थे उसके जो द्वार थे वो मुख्य साइड की ओर खुलते थे, प्लस जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के उदाहरण आते हैं, जो कि ताम्रपाषाण वाला आपका कृषक संस्कृति थी, और जोरवे महाराष्ट्र उसका एक प्रमुख स्थल है।
हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपको बताया ही भाई कि हड़प्पा सभ्यता का कहाँ पर स्थित, किस नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, तो यहाँ पर सरस्वती नदी होगा नहीं, सिंधु भी होगा नहीं, हड़प्पा का स्थल पूछ रहा है ना, तो हड़प्पा तो क्योंकि सिंधु के आसपास था नहीं, धौला भी नहीं, ब्यास भी नहीं, यानी ये तो कोई नहीं हो रहा है। तो आप इनमें से ये काट करके एक कर सकते हैं, यानी रावी नदी के तट पर था। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितने इससे संबंधित प्रश्न बनते थे, जो भी किसी भी नदी के तट पर स्थित है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली। चलिए, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कर दीजिए, अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।